नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो बेसिकली नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ इंडिया के एक पॉपुलर गेमिंग कंपनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसका जो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस कंपनी का अगर ऑफ़िशियली वेबसाइट विज़िट करेंगे, तो आपको बहुत सारे गेम्स ऐसे देखने को मिलेगा जो आपके घर में शायद आपके बच्चे ज़रूर खेलते होंगे। तो मतलब अलग-अलग कैटेगरीज़ के गेमिंग एस कंपनी बनाते हैं और गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में एक लीडर प्लेयर है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मतलब गेमिंग्स कंपनी है, उनमें से सबसे लीडर प्लेयर यही कंपनी है। और कंपनी देखिए यहाँ पे एक जो कंपनी का नाम देखने को मिला है पेपर बोट। इस पेपर बोट को हाल ही में कंपनी ने क्या किया, इस पेपर बोट को स्टेक को खरीदारी की और मेजॉरिटी स्टेक इस कंपनी के ऊपर खरीदारी की है। तो पेपर बोट भी एक गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है। तो इस तरीके से बहुत सारे देखिए गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिस गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कंपनी खुद के रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है और इसीलिए राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी के ऊपर बहुत शानदार बाइंग करके रखे है अराउंड 10% से भी ज़्यादा। तो क्या उस 10% से ज़्यादा जो होल्डिंग था वो अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। उनके जो वाइफ़ है अभी उनके वाइफ़ के नाम में सारे शेयर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेक को उन्होंने बेच दिया। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं एज़ ए इन्वेस्टर अगर पब्लिक के हिसाब से बात किया जाए, आप देख सकते हैं झुनझुनवाला, राकेश राधेश्याम उनके पास 10.210% का होल्डिंग था। आज उनके वाइफ़ के नाम में होल्डिंग हो चुके हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने कुछ स्टेक बेचा, अभी 8.37% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। मतलब इस जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जो है, वो मतलब बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ़ जो है, उन्होंने क्या किया, स्टेक को यहाँ पे बेचा है। तो देखिए इस तरीके से स्टेक को बेचने के पीछे रीज़न भी कुछ है, क्योंकि कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, अगर मैं क्वार्टर बेसिस में बात करूँ, तो कंपनी में हमेशा एक वोलेटिलिटी देखने को मिला। किसी भी क्वार्टर्स में ज़्यादा सेल्स हुआ, उस क्वार्टर्स में कम सेल हुआ और उसके बाद रेवेन्यू, एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद नेट प्रॉफ़िट में बहुत बुरी हालत हो गया। क्योंकि आशा किया जा रहा था कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया में जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है, मगर यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा ऐसे। नेट प्रॉफिट जो है वो 9 करोड़ से बढ़ के आज सॉरी घट के आज सिर्फ 80 लैक्स हो चुके हैं। मतलब करोड़ों से डायरेक्टली लाखों में पहुंच चुके हैं। तो कंपनी में वो ऊपर किस तरीके से करेक्शन मोमेंटम है आप देख सकते हैं। हाँ, तो आप बोल सकते हैं क्या ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेम टू सेम हालत है? बिल्कुल नहीं। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी कंटिन्यूअसली खुद को रिप्रेजेंट करते चले जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि टिल टू मंथ, लास्ट टिल टू मंथ में कंपनी का सेल्स बुरी तरीके से खराब हुआ, मगर प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि सेल्स बुरी तरीके से खराब होने के बाद भी प्रॉफिट कम क्यों नहीं आया? क्योंकि मान के चलिए एक बार आपने कोई भी गेम को खरीदारी किए हैं, तो आपको हर साल नहीं तो क्वार्टर्स में आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। तो सेल्स आपका कम भी हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि रेन्युअल का जो आपको पैसा मिलेगा उससे आपका बेनिफिट होगा, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलता है। सेल्स कम हुआ तो कोई फर्क इस कंपनी के ऊपर नहीं पड़ा। तो एक गुड पॉइंट यही है, क्योंकि देखिए जो लोग मतलब एज ए ईएमआई सिस्टम के हिसाब से जिस जो लोग एक्चुअली एनुअली जो मेंटेनेंस है उसको चार्जेस रिन्यूअल चार्जेस लेते हैं, उस कंपनी में एक हमेशा पॉजिटिविटी होता रहता है, क्योंकि कस्टमर नया कस्टमर आए ना आए, पुराना कस्टमर अगर कंटिन्यूअसली उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहे तो वो हमेशा रिन्यूअल करेंगे। तो रिन्यूअल करने का एक फीस जो है वो डायरेक्टली कंपनी को मिल जाएगा। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ और उसी बेसिस में कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। अब इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ, तो अच्छा खासा इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड ने 7% होल्डिंग को 15% कर दिया और एफएस ने 8% होल्डिंग को 6% कर दिया। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे देखने को मिला है। हाँ, इंस्टीट्यूशन कुछ माल बेचा, दूसरे इंस्टीट्यूशन ने बाई कर लिया। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो फाइनली बहुत दिनों के एक पैटर्न्स के बाद एक बड़ा सा कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी रिटेस्ट भी कंपनी फिर से एक बार कर रहा है, क्योंकि कंपनी एक बिग क्रैश हुआ था, रिकवरी किया, उसके बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ऐसे कंपनी बिग बाउंस होने का चांसेस है। अगर ऐसे बिग बाउंस करे तो कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, ये मेरा कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ। ये मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में जो टारगेट बना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हाई रिस्की ट्रेड है, प्लीज़ इस तरीके से रिस्की ट्रेड के ऊपर ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको बुरी तरीके से फँस सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, जो कप का लेंथ है वही लेंथ मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके दिया हूँ
वो लेवल तक जाएगा कि नहीं जाएगा उसका किसी को पता नहीं है। हाँ, अगर कंपनी में अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा खासा आया नेक्स्ट क्वार्टर में, तो अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टेक महिंद्रा। तो महिंद्रा ग्रुप के और एक दिग्गज कंपनी है, क्योंकि टेक महिंद्रा इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी 1,40,000 करोड़ का कंपनी है। और कंपनी के अगर पेयर ग्रुप से बात करूँ तो कंपनी इंडिया के टॉप 6 में नाम दाखिल करा चुके हैं। कंपनी में देखिए सेल्स का आंकड़ा तो खराब है मगर प्रॉफिट बहुत शानदार है। जो एचसीएल टेक एंड इन्फोसिस का भी इन्फोसिस से और एचसीएल टेक से भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो अलग लेवल का कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया और कंपनी के जो पेजेंस है उसके हिसाब से कंपनी डेप्थ एकदम ना के बराबर है। हाँ, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत खराब है। इस बारे में मैं बात करूँ तो जिसका कंपनी को ज़्यादा होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा-सा ग्रोथ कम हो गया। कितना ग्रोथ कम हो गया मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं कंपनी का आरओई देखूँ तो कंपनी इसके ऊपर 15% से 8% हो गया और आरओसी देखूँ तो 20% से 12% हो गया। मतलब कंपनी के ऊपर जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, दोनों का हालत अगर देखूँ तो दोनों का हालत अगर आपको देखा जाए तो वीकनेस देखने को मिला है। तो फिर भी कंपनी का डेप्थ कम है और इनकम का रेशियो सेम टू सेम है, मार्जिन का रेशियो सेम टू सेम है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक जो प्रेशराइज़ है, वो प्रेशराइज़ यहाँ पे थोड़ा-सा बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो फाइनली यहाँ पे देखिए टारगेट अचीव हो चुके हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी कोई पैटर्न्स बनता है, जैसे यहाँ पे कफ के बाद हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और देखिए टाइम लगा, ऑब्वियसली टाइम लगा। कितना टाइम लगा? एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 325 डेज़ लगा। ऑलमोस्ट 1 साल आप बोल सकते हैं। 1 साल में कंपनी कितना रिटर्न दिया? 25% के आसपास। तो देखिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ जब भी कोई टारगेट अचीव करता है उस लेवल में आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा उस जगह पे एग्ज़िट इसीलिए कर लेता हूँ क्योंकि उसके बाद प्रॉफ़िट बुकिंग ज़रूर होगा। और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूँ, क्योंकि यही कंपनी का लाइफ़ टाइम हाई था, मतलब यहाँ पे बिग रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन था। यहाँ से बिग क्रैश हुआ था, इसीलिए इस लेवल को जब भी टच करेंगे, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली हाई और यहाँ पे भी देखिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन है। तो वही लेवल को टच किया मतलब करेक्शन तो होगा ही। उसके बाद फिर से रिकवरी कर सकते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा। इसलिए हमेशा आपको तैयार रहना है। जब भी आपने कोई एंट्री लिया है स्विंग बेसिस में आपका जहाँ पे टारगेट है उस टारगेट में आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसको हम एलटीटीएस नाम से जानते हैं। ये भी एक देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कंपनी का रैंकिंग 8 नंबर में है। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी की कर्जा तो एकदम ना के बराबर है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है और कंपनी ने जो क्वार्टरली इस बार रिजल्ट पब्लिश किया वो ऑब्वियसली पिछले सालों की तुलना से तो ज़्यादा हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 300 करोड़ से 313 करोड़ बने, मगर कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया। ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट है क्योंकि पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाने का मतलब है कंपनी एस्टीमेट को मिसिंग कर चुके हैं। एस्टीमेट जब ठीक ठाक होगा तब कंपनी में ग्रोथ अच्छा खासा स्मूथली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न्स बना है देखिए इस तरीके से वोलेटिलिटी करेक्शन क्यों है? सर यही कारण की वजह से रिजल्ट में हमेशा आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस दोनों में ही शानदार परफॉर्मेंस होना चाहिए। दोनों का परफॉर्मेंस अगर शानदार नहीं हुआ तो कंपनी इसके ऊपर हालत थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन को समझिए, कंपनी के क्वार्टर क्वार्टर बेसिस रिजल्ट एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस का रिजल्ट जो है वो आपको शानदार तरीके से देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो सिर्फ क्वार्टर के बेसिस में रिजल्ट खराब होने के कारण शेयर में एक करेक्शन भी देखने को मिला। फिर भी मैं कहूँगा ग्लोबली मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसका डायरेक्टली मतलब जो डेटा है वो इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिला है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, उसके लिए बता दूं कि एल&टी टेक्नोलॉजीज कोई खराब कंपनी नहीं है, अच्छा कंपनी है। इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अलग लेवल में ट्रस्ट किया है। म्यूचुअल फंड ने 1% होल्डिंग को 3% लेके गया। एफएस के पास 6% होल्डिंग को अभी 4.5% लेके आया है। अभी म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ मंथ्स में क्या किया वो देख लीजिए। लास्ट कुछ मंथ्स में मतलब जून मंथ में तगड़ा बाइंग किया, अलग लेवल में यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। हाईएस्टली यहाँ पे बाइंग यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो आज तक की सबसे ज़्यादा बाइंग्स एक 1 मंथ्स में किया हुआ। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जस एनर्जी लिमिटेड। उज्जस एनर्जी लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है और इस कंपनी के बारे में एक अपडेट मैं आपको बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी फिर से एक बार स्प्लिट तो पहले एक बार दे चुके हैं 2021 में।
कंपनी इस बार बोनस का इश्यू करने जा रहा है। कंपनी 1:4 रेशियो के यहाँ पे बोनस इश्यू करने जा रहा है, मतलब हर 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। तो ये जो सारे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा किया हूँ। ये सारे कंपनीज़ के बारे में एक ही बात कहूँगा, आप जब भी इस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए जाएँगे, तो एक बार रिसर्च करना, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करना, उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।